अच्छी बात है। और 1 बज रहा है। ठीक है, जापान में, मध्य प्रदेश में कितना बज रहा है वो मुझे बताओ। कितना? 8 AM। PM। कितना? 6:54। ठीक है। और किसी का आ रहा है कुछ? तुमने कल एक सवाल पूछा था, टाइम जोन पूछे थे। हाँ, चॉइस है वो मैंने गलत जवाब दिया था, 15 बोल गया था, मेरा ध्यान कहीं और था। 360 में 15 डिग्री का डिवाइड करेंगे तब जाके चॉइस आएगा। 15-15 डिग्री का हर एक टाइम जोन बना रखा है। तो 12 टाइम जोन इधर है जो 12 PM तक होता है, और 12 टाइम जोन इधर है 12 AM। हाँ, आप क्या कर रहे हो? 6:56। चलो तो देखो कैसे निकाला, मुझे बताओ। हाँ बताओ, कोई भी बताओ, आप बताओ क्या किया पहले। ठीक है, 169 में 78 माइनस किया, कितना आया? ठीक है, इसको इसको 6×36 और 4 मिनट। क्या करना है इसको? माइनस करना है। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? 6:56। AM PM। ठीक है, आ गया समझ में? इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो एक सवाल तो आपका ये हो गया। चलो, ये अपना बेसिक था। अब बात करेंगे अपन इंडिया की। तो हेडिंग डालो इंडियन ज्योग्राफी, या फिर ये बातें लिखवाऊं? हैं? नहीं नहीं, अभी तुम्हें लग रहा है ना कि सर रहने दो, कुछ दिनों बाद होगा कि तुम लोग भूल जाओगे और फिर ये याद नहीं आएगा। या तो लिख लो। लिखे हुए हैं? अक्षांश देशांतर लिखे हुए हैं? लिखवाने की थोड़ी अक्षांश देशांतर। लिखो तो अक्षांश हेडिंग डाल लो, एक डायग्राम बना लो अक्षांश का।
हो गया? ठीक है, लिख लो। अक्षांश, कुल अक्षांश 181, अक्षांश रेखाएं 179, कुल अक्षांश 181, कुल अक्षांश रेखाएं 179, दो अक्षांशों के मध्य दूरी 111 किलोमीटर, इसमें एक लाइन और लिख लो। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है। अक्षांश रेखा की सर्वाधिक लंबाई भूमध्य रेखा पर होती है। अक्षांश रेखा की सर्वाधिक लंबाई भूमध्य रेखा पर होती है। और कोई फैक्ट है इसमें? किसी के दिमाग में और कोई बात आ रही हो तो? नहीं आ रही? आगे बढ़े, लिखो देशांतर। किसी भी स्थान की जीएमटी से कोणीय दूरी, किसी भी स्थान की जीएमटी से कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है तथा ध्रुवों की तरफ जाने पर तथा ध्रुवों की तरफ जाने पर उनके मध्य की दूरी कम होती जाती है तथा ध्रुवों की तरफ जाने पर उनके मध्य की दूरी कम होती जाती है। उसमें अक्षांश में ये बात लिखवानी जरूरी है क्या कि भूमध्य रेखा इसको दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, है ना? बेसिक है ये तो। सदर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर अपने को पता है। इसमें लिखना चाहो तो लिख लो जीएमटी या ग्रीनिच। ये ग्रीनविच नहीं होता है, ये अपन शुरू से गलत पढ़ते हुए हैं, ये ग्रीनिच होता है। ठीक है, तो लिख लो जीएमटी, ब्रैकेट में लिख लो ग्रीनिच रेखा पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध व पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। ग्रीनिच रेखा या जीएमटी पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध व पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है तथा यह ग्रीनिच शहर, लंदन में ग्रीनिच शहर की राजकीय वेधशाला, लंदन के ग्रीनिच शहर की राजकीय वेधशाला
से होकर गुजरती है। लिख लिया। ग्रीनिच रेखा के पूर्व में ग्रीनिच रेखा के पूर्व में क्या किया जाता है? प्लस किया जाता है, समय को जोड़ा जाता है, तथा पश्चिम में समय घटाया जाता है। ग्रीनिच रेखा के पूर्व में समय को जोड़ा जाता है तथा पश्चिम में समय को घटाया जाता है। भारत का समय जीएमटी से भारत का समय जीएमटी से कितना आगे? 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। जीएमटी से 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। अच्छा, ये लिखना चाहो तो इसको डिराइव करके लिख लो कि कैसे आगे है। नहीं लिखना चाहते? लिख लो इसको। 5 घंटे 30 मिनट आगे कैसे है डिराइव कर दो कि 0 डिग्री बनाओ। 0 से भारत, उससे पहले एक लाइन और लिख लो। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर से लिया जाता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर से लिया जाता है। ठीक है, अब करके बता दो कैसे 82.5 से कैसे 5 घंटे और 30 मिनट आ गए, ताकि तुम कल को तुम पढ़ो, तुम्हारे बालक पढ़ें, छोटा भाई पढ़े, तो थोड़ा बहुत वो समझ पाए इस चीज़ को। नोट्स ऐसे बनाओ कि कोई पढ़े तो उसको भी समझ में आए। नहीं तो फिर वो क्या पढ़ेगा, वो कौन से सर बताते हैं, बोले कि पेज खोल करके देखा तो उसमें शायरियाँ लिखी हुई है, और वो पढ़े बच्चे, उससे अच्छा ही है पढ़ाओ उनको अच्छी चीज़ें। लिख लो, डिराइव कर लो, कर लो इंटेलिजेंट बच्चों, कर लो। इंटेलिजेंसी को बीट किया जा सकता है हार्ड वर्क से। तो ये नहीं सोचना होता कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ या कम जानता हूँ, मेरा कैसे होगा। मेहनत करोगे ना तो अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट बैठे रह जाते हैं। कर लिया, आगे बढ़े। 8:29। चलो अब अपन इंडियन ज्योग्राफी शुरू करते हैं। लिखो भारत भूगोल, भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। इसमें हेडिंग डालो, भारत का पहला जो चैप्टर है, भारत की स्थिति व विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंशन। लोकेशन एंड एक्सटेंशन। अच्छा, ऐसा ही में इंग्लिश थोड़ी है, नहीं है ना। इंग्लिश तो सिर्फ इतनी है, वो हिंदी के पेपर में जो वो आता है कि इसका मतलब हिंदी में क्या है और इसका मतलब इंग्लिश में क्या है, वही है ना। पर उसमें पूरी वोकैब पढ़नी तो पड़ेगी, हैं। वोकैब तो है, बाकी ग्रामर नहीं है। बच गए तो तुम लोग, हैं। क्या? साफ साफ तो बोल, सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। तभी ऐसा ही ज्वाइन किया है। अच्छा यार, ये तो गलत लॉजिक है, मतलब ये अंग्रेजी तुम्हारी कमजोरी है, अंग्रेजी मेरी भी कमजोरी है। ऐसा नहीं है, पर ये है कि जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करते हो किसी भी लैंग्वेज की, अंग्रेजी को जब तुम अंग्रेजी समझ के पढ़ोगे तो डर लगेगा।
सीखोगे तो। और अंग्रेजी तुम लोगों को भी बोलने को कहा जाए ना अंग्रेजी, तो तुम लोग बोल सकते नहीं बोल सकते? इतनी तो आती है ना तुम लोगों को। तो कोई भी भाषा जो होती है ना, उससे घबराने का नहीं होता। उसको बोल करके, थोड़ा सा पढ़ करके, सुन करके फिर सीखा जाता है। अपनी ज्ञानेंद्रियां होती है ना, पता है ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी है? वो तो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां पूछ रहा हूँ। 14? अबे भाई इंद्रियां ही 5 होती है, उसमें से ज्ञानेंद्रियां कितनी होती है जिससे अपने को ज्ञान महसूस होता है? सुन करके और देख करके, ये जो है अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं। 2। तो कोई भी चीज़ तुम्हें याद रहती है, कोई मूवी का डायलॉग हो गया, या सीन हो गया, कोई डांस मूव हो गया, या कोई एक्शन सीन हो गया, या तो देख करके या फिर वो डायलॉग सुन करके। ठीक है, तो वैसे ही याद रहता है। बहुत चला था वो, लोग छोटे छोटे बच्चों को करवा रहे हैं जबरदस्ती, पकड़ पकड़ करके, बेटा करके दिखा, मोबाइल पे करके दिखा, और बच्चा बेचारा समझ नहीं पा रहा क्या करूं। चलो, तो भारत का नक्शा बनाना आता है आप लोगों को? बनाओ, देखता हूँ कौन सा अच्छा बनाता है। बना लिया? चलो, तो तुम बताते जाओ, कितने से शुरू हो जाता है भारत? जगह बता दो। इंदिरा पॉइंट? कन्याकुमारी? अब तुमने सुना होगा कोमोरिन अंतरीप। अंतरीप क्या होता है? जैसे कि अपन जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो उसमें टर्म्स होती है कि पासेज क्या होता है, ठीक है, दर्रा क्या होता है, ये तुम्हारा अंतरीप क्या होता है, एक होता है क्रीक। क्रीक वर्ड होता है, क्रीक क्या होता है? तो क्या फिजिकल ज्योग्राफी की टर्म्स हैं, तो वो अभी अपन नहीं पढ़ेंगे, पर तुम अपने भारत में क्या काम आ रहा है तो वो समझ लो। जो पोर्शन लैंड पार्ट का थोड़ा सा हिस्सा ये पानी में जो डूबा रहता है, जिसकी जो ये जो कोस्ट लाइन है घटती बढ़ती रहती है, उसे क्या कहते हैं? अंतरीप कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं कैप। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो खांचे जो बने हुए होते हैं, ये जो खांचा देख रहे हो, ये खांचा, ये खांचा, ये खांचा, ये जो होते हैं इनको कहते हैं क्रीक। क्या कहते हैं? क्रीक कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है सर्वाधिक क्रीक जो है अपने किस में पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। इस वजह से गुजरात की जो कोस्टल बॉर्डर है वो अधिक हो जाती है। ठीक है, एक तो गुजरात यू बना हुआ होता तो फिर बॉर्डर अपन इतनी कैलकुलेट करते। अब गुजरात में पहले इतना अंदर जाओ, फिर भी, और उसके अलावा भी इतने सारे क्रीक्स हैं कि उनमें वो जो बॉर्डर है बढ़ती जाती है। ठीक है, तो क्रीक्स की वजह से जो है गुजरात की बॉर्डर, कोस्टल बॉर्डर जो है सर्वाधिक है। ठीक है, इसमें लिख लो, जो ये जो कैप है वो है कोमोरिन। कोमोरिन अंतरीप। ठीक है, कहाँ पर है, कौन से राज्य में? तमिलनाडु। अच्छा, मुझे बताओ ये इंदिरा कोल लद्दाख। इंदिरा कोल, ठीक है, वो बताओ। 37? 37.4 नहीं है, 37.6। ठीक है, ये बताओ।
इसका बताओ देशांतर 68। जगह बताओ। गौर माता या गोरमती? जिला बताओ। एक इसमें लिख लेना सर क्रीक। अच्छा इधर बताओ। 97 डिग्री और 25 मिनट। जगह बताओ। किबुथु। क्या बोलते हैं इसका? जिला अंजाव। और अरुणाचल प्रदेश। चलो, तो ये क्या हो गया अपने इसके अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। किसी भी देश के, किसी भी जगह के, किसी भी राज्य के अगर अपने पास कोऑर्डिनेट्स हैं तो अपन पूरी पृथ्वी पर उस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए यूज होते हैं कि भारत कहाँ पर है ये जानने के लिए। जो हवा में प्लेन उड़ रहा है उसको भी ये चाहिए, और जो समंदर में जो जहाज चल रहा है उसको भी ये कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताओ। अच्छा ये बताओ, पृथ्वी पर जो है इसकी स्थिति बताओ मुझे, कौन से गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, ये अपनी पृथ्वी है, ये अपनी भूमध्य है, ये ग्रीनविच है, तो अपना जो भारत है ना वो यहाँ है। ठीक है, तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो सवाल आता है कि भारत की स्थिति निम्न में से कौन सी है? उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। तो क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। या सिंगल ऑप्शन में उत्तरी हो तो उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी हो तो पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो ऑप्शन ढंग से पढ़ना और फिर उसके बाद देखना इनमें से कौन सा ज़्यादा सही है। जिसमें उत्तरी पूर्वी दोनों हो वो ज़्यादा सही है। अच्छा, अब इसमें और आगे क्या बात की जाती है? क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई। तो इसकी मुझे बताओ, पूर्व से पश्चिम तक जो है, ये बताओ, पूर्व से पश्चिम बताओ। हाँ, 2933 मीटर्स, किलोमीटर्स। चलो ठीक है, और क्या बात आती है इसमें? ये तो हो गई। अब इसके बाद क्या बात करते हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बताओ मुझे इसका। 32 लाख 87 हजार 200 263। क्या है ये? किलोमीटर स्क्वायर। इसका मील में बताओ। 12,69,219। क्या है? माइल स्क्वायर। ठीक है, और इसके अलावा क्या बात करते हैं अपन इसमें? बॉर्डर एरियाज। तो बॉर्डर एरियाज, पहले तो इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करते हैं इसमें। तो इंटरनेशनल बाउंड्री में कौन कौन से जो हैं अपने पड़ोसी देश हैं? 7 पड़ोसी देश हैं। चलो मुझे पूर्व में बताओ। पूर्व में बताओ। बांग्लादेश, म्यांमार, ऊपर उत्तर की तरफ ये 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 और क्या बच गया? हो गया। और एक यहाँ पर, ठीक है, श्रीलंका। हो गया भैया, बांग्लादेश हो गया। ठीक है, तो अब इसमें बाउंड्रीज देख लो एक बार। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे तो किसकी है?
अफगानिस्तान की है। इसके बाद यहां तक किसकी है? पाकिस्तान। यहां से तिब्बत चीन, फिर इसके बाद शुरू हो जाता है नेपाल, फिर भूटान, फिर उसके बाद ऊपर चीन, इसके बाद फिर ये यहां तक बांग्लादेश। सर्वाधिक जो सबसे लंबी जो बॉर्डर है वो किसकी है? बांग्लादेश की। कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। ठीक है। तो ये या तो रेड पेन, तुमको कहा था मैंने शायद कलरफुल पेन लाने के लिए, कहा था क्या? नहीं कहा था। चलो तो इसी में फिर एक ही रंग में जिंदगी जियो फिर। ब्लैक एंड वाइट। ये बना लिया, लिख लिया। ठीक है। अब कॉपी का निकालो पिछला पेज, सबसे अंतिम पेज, रफ पेज निकालो, और उसमें अब तक जो तुम्हारे दिमाग में घुसा इतनी बातों में से जितना ही जब बातें गई उसको फटाफट से लिख दो। जो मैंने अभी पढ़ाया, अक्षांश, देशांतर, टाइम जोन, या फिर ये जो तुम्हें भारत का नक्शे में जो जितने कोऑर्डिनेट्स बताया, क्षेत्रफल बताया, या तो एक बार पढ़ लो जो लिखा है, और फिर उसके बाद पढ़ने के बाद फटाफट से मुझे 5 मिनट तो ज़्यादा हो जाएंगी, पर 5 मिनट के अंदर जल्दी सी उसको लिख करके मैं देखता हूँ कितना, तुम पहले खुद देखो फिर मैं देखता हूँ। और जिसको नहीं आ रहा कि मेरे को तो बिल्कुल ही दिमाग में क्या नहीं, कुछ ही नहीं घुसा, वो देख देख के लिखो। लिख लिया? मुझे देखने की जरूरत है, ईमानदारी से लिखा है सबने? लिख लिया? चलो बहुत अच्छी बात है। अब अपन आगे इसी में बात कर लेते हैं। इसमें से एक रेखा होकर गुजरती है अपने, कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा को होकर गुजरती है कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और मिजोरम। ठीक है।
इसमें भी जो राजधानी है सबसे पास में कौन सी है? कौन सी है? रांची। उसके बाद आइजॉल, भोपाल, लिखना मत अभी, गांधीनगर। इस पेन में क्या दिक्कत है अपने आप? हाँ, इस जगह दिक्कत है, हाँ तभी। गांधीनगर और अगरतला। ठीक है, एक अपन ने बात करी थी, इसका जो क्षेत्रफल है कितना है? 32,87,263। पर अभी कुछ टाइम से जो सैटेलाइट से देखा जा रहा है तो इसमें 206 किलोमीटर और जो है वो ऐड हो गया है। तो अगर क्वेश्चन उठाया गया पुरानी किताबों से तब तो ऑप्शन मिल जाएगा तुमको कितना? 263। ठीक है, और अगर 263 नहीं मिलता है तो उसमें क्या ऐड करना है तुम लोगों को? 206 ऐड करना है। तो जहां पे 263 लिखा है उसके ब्रैकेट में प्लस 206 फ्रॉम सैटेलाइट करके लिख लो कि अगर ये वाला 263 वाला ऑप्शन में नहीं मिलता है तो 206 ऐड करने पर कितना आएगा 263 में? 469। ठीक है, तो क्या होएगा? 32,87,469। या तो ये ऑप्शन में होगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता है, पुराना सवाल पूछ लिया जाता है तो पुराने ऑप्शन आएंगे, तो 263 होगा। ठीक है, और फिर अब लिखो इसमें अगला पॉइंट, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। पॉइंट कैसे बना के लिखते हो? या तो ऐसे एरो बना करके लिख लिया करो, सिंपल एरो बना करके, स्टार बना करके, या फिर ये गोल डॉट करके इसको। ये पॉइंट बनाने के तरीके होते हैं। हालांकि तुम्हारे रिटर्न पेपर है नहीं, पर फिर भी नोट्स खुद पढ़ो कल को, या कोई और पढ़े तो अच्छा लगता है। हाँ, क्या कह रहे हैं? हैश? हाँ हाँ, तो हैश बना ले यार, क्या दिक्कत है? मैं तो उनके लिए लिखा है जिनको जो कुछ ही नहीं करते, जो सीधा ही शुरू हो गए। तो क्या लिखा? भारत से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 8 राज्यों के नाम लिखो, क्रम में लिखो, या तो उस क्रम से इस क्रम में। ऑप्शन सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा भारत की निम्न की पूर्व से पश्चिम में या पश्चिम से पूर्व में किस सीक्वेंस में जो है होकर गुजरती है। तो पूर्व से पश्चिम से पूर्व तो ये है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और पूर्व से पश्चिम में ये है मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो इसका ध्यान रखना क्रम का। लिख लिया? अब नीचे इसमें अगला लिखो, कर्क रेखा के नजदीक स्थित राजधानियां। कर्क रेखा के ये दिख रहा है ना तुम लोगों को? मैंने थोड़ा ये पेन का बारीक कर दिया है फॉन्ट। हाँ, दिख रहा है? ठीक है, लिखो कर्क रेखा के निकट स्थित राजधानियां। पहला रांची, रांची के ब्रैकेट में लिख दो निकटतम। उसके बाद आइजॉल, भोपाल, गांधीनगर और अगरतला। भोपाल, गांधीनगर और अगरतला। अब इसमें एक और वो आता है कि एक शहर स्थित है। ये तो राजधानियां हो गई। कर्क रेखा के निकटतम जो शहर है वो कौन सा है? सिटी। ये, हाँ, उज्जैन शहर है। और कुशलगढ़। नहीं, सही है, कुशलगढ़ शहर है। और क्या, अपन राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ये बात। और उदयपुर।
नहीं, उदयपुर नहीं, तुमने तो पहला ऑप्शन ही नकार दिया जो सही जवाब है। कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर जो स्थित है वो कौन सा है? उदयपुर। त्रिपुरा का उदयपुर। ठीक है, तो नोट डाल के लिखो, कर्क रेखा के नजदीक, सबसे नजदीक शहर उदयपुर है, और ब्रैकेट में उदयपुर के ब्रैकेट में लिख दो त्रिपुरा। क्या अगर मैं भी राजस्थान का उदयपुर बोल देता तो तुम क्या करने वाले थे फिर मेरे साथ? वैसे लगता है पहले शुरू में मैंने ही पढ़ा था ना, तो मुझे भी एक बार तो ये ऐसे लगा था उदयपुर त्रिपुरा का नहीं है, इसमें लिखा हुआ नहीं था, उदयपुर लिखा हुआ था सिर्फ। फिर बाद में मुझे लगा यार तो बांसवाड़ा आ गया उदयपुर से पहले तो अपना। फिर बाद में थोड़ा रिसर्च करी से पता चला ये त्रिपुरा में भी उदयपुर है। ठीक है, लिख लिया। अब इसमें वो लाइन लिखवा, एक वो लाइन लिखवा दी मैंने तुम लोगों को, भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, लिखवा दी ना? चलो ठीक है। शहर हो गए अपने, निकटतम शहर हो गए। अब अपन बात कर लेते हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज की। तो लिखो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, और एक डायग्राम बना लो तो बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि लिखने में तुम लोगों को याद होगा नहीं, डायग्राम से जरूर कुछ मदद मिल जाए। तो लिख लो, बांग्लादेश कितनी है? इसके बाद सेकंड नंबर 3284। तो कौन बोला ये? 3488 कौन बोला? हाँ, 3488। चाइना की कितनी है? चेंज हो गई? वो अंदर आ गए कि अपन बाहर चले गए? ठीक है, इसके बाद मुझे पाकिस्तान की बताओ। 3323, ये तो याद होगी, ये तो इंच इंच याद है तुम लोगों को, याद है कि नहीं है? अपना ही है तो, ये तो अखंड भारत है। 33। इसके अलावा फिर थर्ड नंबर पे, थर्ड या फोर्थ नंबर पे कितनी? नहीं नहीं नहीं, 1751 है नेपाल। ठीक है, इसके बाद फिर 1643, और ये सब किलोमीटर में है। ठीक है ना, लिखते जाना किलोमीटर में। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान तो सबसे छोटी है, इससे पहले भूटान आता है। कितना किलोमीटर? 699 किलोमीटर, और फिर उसके बाद ये सबसे छोटी 106 किलोमीटर। लिख लिया? अब इनकी स्टेट भी लिख लो। लिखो पहले तो बांग्लादेश का।
बांग्लादेश में क्या क्या लग रहा है तुम लोगों को? बांग्लादेश में, बांग्लादेश से कौन सा जो स्टेट है वो कनेक्टेड है? त्रिपुरा। इधर से शुरू करो, इधर से यूं यूं जाओ। बंगाल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। यूपी कहाँ से आ गया? बिहार भी कहाँ आ गया? नहीं नहीं नहीं, बिहार नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम लास्ट में। कौन? कश्मीर? कश्मीर कौन सा बोल रहा था? बोला था किसी ने कश्मीर। चलो लिख लो, इसमें लिख लो बांग्लादेश डैश लगा करके, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला लिखो चीन। सीक्वेंस में लिखते जा रहे हैं अपन डिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है? इसको याद करने की कोशिश भी ऐसे करना। पहले क्या है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और फिर अफगान। ठीक, लिखो अगला लिखो चीन। चीन है, बताओ। ऊपर से शुरू करो, उत्तर से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर नेपाल शुरू हो जाता है। अबे यार, तेरे को यूपी से बड़ा प्यार है। यूपी का है ये? तो मतलब सब ये पूरी सीमाएं तू अपने हिसाब से फैला लेगा क्या? नहीं नहीं, अभी यूपी इतना ही बड़ा नहीं है, यूपी भी आएगा टच में। पर अभी लिखो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उस हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद नेपाल शुरू हो गया, फिर उसके बाद क्या आ रहा है? सिक्किम, फिर उसके बाद क्या आ रहा है? हैं? हाँ, अरुणाचल प्रदेश। असम नहीं आएगा इसमें। ठीक है, अगला लिखो कौन सा है थर्ड नंबर पे? पाकिस्तान। पाकिस्तान का तुम्हें पता ही होगा, तो लिखो अपने दिमाग से। जो अटक रहा है वो मुझसे पूछ लो। यहाँ से शुरू करो, गुजरात से। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। लिख लो। लिख लिया? क्या क्या लिखा? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख। लद्दाख बन गया ना यूनियन टेरिटरी, तो लद्दाख लिख लो। अगला लिखो नेपाल, 1751। किस किस से टच में है? उत्तराखंड, यूपी। और क्रम से लिखवा रहा हूँ मैं तो, और तुम्हें भी ऐसे ही याद करना, कोशिश करना, ठीक है? क्योंकि सवाल अब वो सवाल नहीं बनते जो तुम्हें बिल्कुल एकदम प्यार से पूछ लेगा। तो वो क्या है, इस सवाल में सिर्फ इतना सा बोल देगा, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम। जो जिलों का क्रम है वो क्या है? अब वो जिले तो तुम्हें हर ऑप्शन में मिलेंगे वो पूरे के पूरे, पर वो क्रम जो मिलेगा ना पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व वाला, वो सिर्फ पर्टिकुलर एक ऑप्शन में मिलेगा। तो पहला ऑप्शन देखा और उसमें जिले मिल गए और वो राज्य मिल गए और तुमने टिक कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है, डायरेक्शन में पूछ रहा है, तो डायरेक्शन के हिसाब से जवाब देना है, ठीक है? तो लिख लिया। नेपाल में लिखो पहला क्या है? उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और फिर सिक्किम। कितने किलोमीटर है? किस? 1751। भूटान की है 699 और सबसे कम है अफगान 106 किलोमीटर, और किसको टच करता है? सिर्फ लद्दाख को, ठीक है? अगला लिखो, ये लिख लिया इसमें। इसके बाद जो अगला है वो कौन सा है? म्यांमार, 1643 किलोमीटर। इसमें लिखो, ऊपर से नीचे लिख लो या नीचे से ऊपर लिख लो। मिजोरम से शुरू हो रहा है और ऊपर अरुणाचल प्रदेश से शुरू हो रहा है।
लिखो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब अगला कौन सा बचा? हाँ सॉरी, अरुणाचल प्रदेश। हाँ अगला है भूटान, 699 किलोमीटर। उससे पहले थोड़ी कोई नहीं। लिख लो भूटान में कौन कौन टच हो रहा है। इधर तो सिक्किम, नीचे असम, इधर अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम में लिख लिया। इधर से तो क्या जा रहा है वो, वेस्ट बंगाल की चौंच जा रही है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, असम। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, और ये क्या है, सिक्किम। लिख लो वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। लास्ट कौन सा बचा? अफगान, 106 किलोमीटर, और लद्दाख। बढ़े आगे, हो गया। अब पिछला पेज निकाल लो। इसमें से क्या तो किलोमीटर तुम्हें याद रहा, और क्या बाउंड्री याद रही, देश याद रहे, राज्य याद रहे, जो भी याद रहा उससे अपने दिमाग से एक बार लिखो इसको फटाफट से। 5 मिनट से भी कम समय। नहीं, मुझे पूरा भरोसा है घर जाके तुम में से कोई नहीं लिखने वाला। और कोई भी चीज लिखे बिना याद नहीं होती। अब वो कोई आइंस्टीन हो तो बात अलग है तुम में से। लिखो लिखो, देख के लिखो, बिना देखे लिखो, जितना दिमाग में गया। सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका ये है, जो पढ़ा 15 मिनट पढ़ा, 1 घंटा पढ़ा, 1 घंटा पढ़ने के बाद उस नोटबुक को तो कर दो बंद, और फिर सोचो कि जो मैंने 1 घंटा पढ़ा उसकी मेरी परीक्षा है, और खुद से परीक्षा लो। पेन उठाओ, एक रफ पेपर उठाओ, और उस रफ पेपर में जितना तुमने 1 घंटे में तुम्हारे दिमाग में गया उसको अगर तुमने लिख दिया तो वो परमानेंट बन जाएगा। और अगर तुमने नहीं लिखा तो उसको रिवीजन करना पड़ेगा और दोबारा रटना पड़ेगा। ये फैक्ट है। अब वो तुम्हारी चॉइस है कि तुम कैसे पढ़ना चाहते हो। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, यही डिफरेंस है। लिख लिया? चलो। अच्छा, ये तुम लोगों को पता है इसमें रेड क्लिफ लाइन, डूरंट लाइन और मैकमोहन लाइन, ये तो कौन सी लाइन है? ये रेड क्लिफ है। ये वाली कौन सी है? और इसके बाद ये वाली कौन सी है? लिख लो, ये भी लिख लो, उसी डायग्राम में एरो बना करके लिख लो। रेड क्लिफ, पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उसको रेड क्लिफ बोलते हैं। ऊपर अफगान की जो है उसको डूरंट बोलते हैं। और उत्तर पूर्व में जो है चाइना की, उसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन। ठीक है। अब इसमें एक नोट डाल करके लिखो, भारत का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री होने के कारण, भारत का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री होने के कारण, कल ही तो बताया था, यहां से लेकर के यहां तक का डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री है। इस वजह से अपन ने क्या माना? मानक समय माना बीच का 82.5 डिग्री देशांतर माना। क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक समय का अंतराल कितना है? यहाँ पे अगर सूर्य पूर्व होएगा तो कितने घंटे बाद यहाँ पे उदय होएगा सूर्य? 2 घंटे बाद। क्योंकि 15 डिग्री में समय तय, पृथ्वी को घूमने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटा।
30 डिग्री को घूमने में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे। इसलिए यहाँ पे जो सूर्योदय होगा वो 2 घंटे बाद जाकर के गुजरात के अंदर होगा। ठीक है, तो इसमें इसकी लैंग्वेज ये बनेगी कि भारत का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री होने के कारण पूर्वी राज्यों में, पूर्वी राज्य में सूर्योदय पश्चिमी राज्यों की तुलना में 2 घंटे पहले होता है। पश्चिमी राज्यों की तुलना में 2 घंटे पहले होता है। लिख लिया ना, वो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री माना जाता है, वो लिख ली लाइन। चलो ठीक है, अब इसके क्षेत्रफल में कुछ बातें बतानी चाहिए या फिर तुम लोगों को बेसिक है कि 2.4 जो है पूरे वर्ल्ड का क्षेत्रफल का है, और क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से पोजीशन पे है, 7वें नंबर पर है। जनसंख्या के हिसाब से पता पता चल गया क्या तुम लोग? पिछले डिकेड में बहुत मेहनत करी है, तो अब तो पहले पे आ चुके हैं, पर ठीक है 2011 की जनगणना है, तो उसमें क्या है, सेकंड है और 121, और टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन है कितना, 17.5%। अब किस बच्चे को लगता है कि लिखवाना चाहिए? कोई तो एक आध होगा ऐसा। लिखो, ऐसे लिख लो, भारत क्षेत्रफल कितना, 32,87,263 प्लस 206 अगर जरूरत पड़े तो। इसके बाद 12,69,219 माइल स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर। वर्ल्ड एरिया कितना, 2.4%। आकार के हिसाब से 7वें स्थान पर, पहले स्थान पर रूस, यूएसए, सॉरी कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो था पहले, उसका नाम क्या कर दिया अब, ओशेनिया। चीन क्या कह रहे हो? तीसरे नंबर पे चीन आएगा, यूएसए आएगा तीसरे नंबर पर। चलो मैं एक बार दोबारा अपन इसको छोड़ दो, कंफर्म कर लेंगे बाद में। इसके अलावा जनसंख्या, जनसंख्या में लिखो 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़, कितना वर्ल्ड पॉपुलेशन का, 17.5%। ये लिख लो। तो अभी जितना पढ़ा आया समझ में? पहले नंबर पे बांग्लादेश 4,096, दूसरे नंबर पे चीन 3488, उसके बाद तीसरे नंबर पर पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, उसके बाद भूटान 699, फिर उसके बाद अफगान 106, अफगानिस्तान, लद्दाख, शाबाश। अब इसमें बात करते हैं इसकी कोस्टल बाउंड्रीज की, या फिर तटीय सीमा।
तो मेन लैंड जो मुख्य भूमि है भारत की, उसकी कितनी है? मेन लैंड की 15,106 किलोमीटर। ठीक है। लो टाइड आता है, निम्न ज्वार आता है, तब कितनी हो जाती है? 15,200 किलोमीटर। ये तो क्या है, मेन लैंड की बाउंड्री है, कोस्टल बाउंड्री। इसके अलावा बात करें आइस उसकी कोस्टल बाउंड्रीज, जो अपने कोस्ट है, उसकी कितनी है? 75 16 किलोमीटर। फिर इसके बाद अगर अपन बात करें, इसको भी दो भागों में बांट देते हैं अपन। ठीक है, एक तो प्रायद्वीपीय है और एक दूसरी आइसलैंड। अच्छा, तुम लोगों को पता है प्रायद्वीप में और द्वीप में क्या फर्क होता है? प्रायद्वीप जो है वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, और जो द्वीप जो होता है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। और जो झील होती है वो चारों तरफ, वो जल राशि जो चारों तरफ भूमि से घिरी हुई होती है, उसे क्या कहते हैं? झील कहते हैं। वो स्थल राशि जो चारों तरफ से जल से घिरी हुई रहती है, उसको क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। वह थल राशि जो तीन तरफ से जल से घिरी हुई रहती है, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत क्या है? प्रायद्वीप है। भारत को एक और संज्ञा दी जाती है उपमहाद्वीप की। उपमहाद्वीप वह भूभाग होता है किसी भी महाद्वीप का जो अपनी जलवायु और संस्कृति की वजह से एक अलग पहचान रखता है, पृथक या विशेष पहचान रखता है। उसे क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो भारत भी जो है, उत्तर में पर्वत श्रेणियां और दक्षिण में महासागर होने की वजह से इसमें जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत विस्तृत पाई जाती है, बहुत अलग पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे वनस्पति बहुत अलग पाई जाती है, अलग अलग तरीके की पाई जाती है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इसको क्या संज्ञा दी गई है? उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब इसको में से इसको डिवाइड करो तो कितना बनेगा? 5422.6 किलोमीटर और 2094 किलोमीटर। ये क्या होता है, कई बार ये 6100 किलोमीटर भी हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये आइसलैंड की है और ये कोस्ट की है। ये लिख लो, और ये सारा डाटा किलोमीटर में है। ये कुछ ज्यादा सेंटी बात नहीं लिख दी क्या यहाँ पे? नहीं, बातें तो बहुत अच्छी अच्छी है, पर ये ज्यादा सेंटी हो गई, ज्यादा हर्ट कर जाती है। पर तुम लोगों को दिल कहाँ है तो हर्ट कर जाएगी। ये कैसे कह रहा है हाँ? ये तो एक बहुत कमजोर दिल का बालक है। अच्छा, मैंने तुम लोगों को एक बात बताई नहीं बताई? कर्क रेखा और 82.5 डिग्री जिस जगह काटते हैं वहां पे एक जिला पड़ता है। नैनी के पास तो होके गुजरती है, प्रयागराज यूपी से। रांची से नहीं। ऑप्शन में तो बता ही देगा। कोरिया। कोरिया नाम सुना है? कोरिया नहीं सुना? छत्तीसगढ़ का जिला है कोरिया। अब वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वाला कोरिया नहीं। हाँ, कोहिया है क्या वो? कोई, मुझे कोरिया याद है। वही है। ठीक है, तो कोहिया कर लो। तो उसमें लिख लो छत्तीस, जहां पर कर्क रेखा और 82.5 डिग्री मानक अक्षांश, वो सॉरी मानक देशांतर, जहां काटते हैं एक दूसरे को, कोहिया छत्तीसगढ़। इसकी सर्वाधिक लंबाई? नहीं भाई, ये मुझे नहीं पता। देखो, मैं उतना ही पढ़ता हूँ और पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को जितना ना पूछा जाना है। नहीं तो अगर ऐसे में अगर इंच इंच नापने बैठा ना, तो ये चैप्टर ना अपना इसी में हो लेंगे, अपन सलट लेंगे पूरे ज्योग्राफी में। तो इसमें इसका अंत नहीं है।
तो ये वो कुआं है, इतना खोदते जाओगे उतना गहरा होता जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा ब्रीफली पढ़ते हैं इसको, और कोर्स भी कवर करना है, नहीं तो स्थिति विस्तार में रह जाएंगे अपन। हाँ वो बताता हूँ तुम लोगों को। एक होता है मीन सी लेवल, माध्य समुद्र तल। ठीक है, ये अपना लैंड पार्ट है। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो स्थान होता है, समंदर जो होता है, लहरें जो होती है, तो इसे बोलते हैं उच्च ज्वार, हाई टाइड। इसके बाद ये होता है MSL, मीन सी लेवल, माध्य समुद्र तल। और ये होता है निम्न ज्वार, लो टाइड। तो क्या होता है कि जब हाई ज्वार होता है तो क्या करेगा, पानी कहाँ पर आएगा, लैंड पार्ट के ऊपर आएगा। और लैंड पार्ट के ऊपर जब पानी आएगा तो वो लैंड पार्ट को क्या डुबो देगा। ठीक है, और जब लो टाइड आएगा तो वो लैंड पार्ट तो डूब कर खत्म थोड़ी जाएगा, वो तो पानी के अंदर भी लैंड ही रहेगा ना। पर जब वो पानी उस पे से नीचे उतर जाता है, जब लो टाइड आता है तो पानी नीचे चला जाएगा, नीचे चला गया तो वो लैंड पार्ट ऊपर वापस बाहर आ जाता है। तो इस वजह से तुम लोगों ने देखा होगा अभी जो ये बिपर जो आया था, तो इसकी वजह से कई कोस्टल एरियाज जो है वो डूब गए थे। तो वो क्या था, वो क्या अपने साथ जो चक्रवात जो था वो क्या लेकर के आ रहा था, हाई टाइड लेकर के आ रहा था, ऊंची समुद्र की लहरें लेकर के आ रहा था। तो वो लहरें आकर किसे टकराएंगी, किनारे से टकराएंगी। किनारे से अगर ऊंची ज़्यादा लहरें हुई तो क्या करेंगी, किनारे को कुछ किलोमीटर तक डुबो देंगी। तो यही होता है जब अपने पास हाई टाइड होता है, सॉरी लो टाइड होता है, जब तो अपनी बाउंड्री बढ़ जाती है कोस्ट की। और जब हाई टाइड होता है तो अपनी बाउंड्रीज क्या होती हैं, डूब जाती हैं। तो जब डूबती हैं तब इतनी पहुंच जाती हैं, और जब पानी वहाँ से हटता है तो 6100 किलोमीटर रह जाती हैं। इसलिए ये वेरिएशन है। ऐसे ही मेन लैंड का भी यही है। अच्छा, इसमें एक लाइन और लिख लेना, गुजरात में सर्वाधिक क्रीक होने के कारण, गुजरात में सर्वाधिक क्रीक होने के कारण इसकी कोस्टल बाउंड्री अन्य राज्यों में क्या है, सर्वाधिक है। कोस्टल बाउंड्रीज, तटीय रेखा, तटीय रेखा, तटीय रेखा, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, सॉरी सॉरी। गुजरात में सर्वाधिक क्रीक उपस्थित होने के कारण इसकी तटीय रेखा सर्वाधिक है। तटीय रेखा बोल तो रहे हैं यार, हो गया इतना ही है। चलो लिखो लिखो, आगे लिखो। ठीक है, और सबसे लंबी, ये तो हो गई अपने गुजरात की बात। सबसे जो लंबी जो ज्यादा है सर्वाधिक क्रीक होने के कारण तटीय रेखा सर्वाधिक है सभी राज्यों में। इसके बाद अगर आइसलैंड की बात करें तो सबसे ज्यादा जो कोस्टल बाउंड्री किसकी होगी, अंडमान निकोबार की होगी। तो लिख लो, सबसे लंबी तटीय रेखा अंडमान निकोबार। सबसे लंबी तटीय रेखा अंडमान निकोबार। सबसे छोटी तटीय रेखा गोवा नहीं है, दमन दीव। अब लिख लो, सबसे छोटी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य, सबसे छोटी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य गोवा। लिख लिया। अभी एक सीक्वेंस लिख लो तटीय सीमा का। सबसे अधिक तो है अंडमान निकोबार। गुजरात कहाँ पर है, लैंड पर। ठीक है, जो मुख्य भूमि है ना उसमें गुजरात आएगा। तो मुख्य भूमि पर सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी है, गुजरात की है। सबसे सर्वाधिक, अगर मुख्य भूमि में वर्ड नहीं आ रहा है, सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी है, अंडमान निकोबार की। और थर्ड नंबर पे कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, पहले पे अंडमान निकोबार, उसके बाद भूभाग पे आ गए अपन। भूभाग पे सर्वाधिक सीमा किसकी, गुजरात की। और फिर उसके बाद अंडमान, ओ सॉरी, अरुणाचल प्रदेश।
जी हाँ। और सबसे कम लिख लो नीचे, दमन और दीव। ऐसे करके मतलब जितने भी अपने कोस्टल जो राज्य हैं उनका सीक्वेंस है। और फिर उसके बाद नीचे लिख लो, शुरू के 3 याद रखने और सबसे कम वाला दमन दीव याद रखना है, ठीक है। बाकी ज़्यादा तो उलझ जाओगे, बाकी तो तुम ये याद रखो, कर्क रेखा के राज्य याद रखो और 82 डिग्री के राज्य याद रखो। ठीक है। अब आगे लिखते हैं अपन। सागरीय सीमा, कि सागर की जो सीमा है वो कैसे नापी जाती है। तो ये वाला जो अपना क्षेत्र है, ये क्या पूरा जल है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो क्या है, आंतरिक जल है। सुन लो, ये वाला क्या है, ये आधार लाइन है। पहली लाइन ये शुरू होती है, इसको बोलते हैं बेस लाइन या फिर आधार लाइन। इसके बाद इसके अंदर जो जल पाया जाता है, आधार लाइन और भारत की तटीय सीमा के बीच में जो जल पाया जाता है, इसको तो बोलते हैं आंतरिक जल। ठीक है, इसके बाद ये जो बाहर पाया जाता है, इसको बोलते हैं सीमावर्ती सागर। क्या बोलते हैं, सीमावर्ती सागर। इसके बाद और आगे पाया जाता है संलग्न सागर। क्या बोलते हैं, संलग्न सागर। उसके बाद जो पाया जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या पाया जाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और फिर उसके बाद उच्च सागर। ठीक है, पहला क्या हुआ, आंतरिक जल। दूसरा सीमावर्ती सागर। तीसरा क्या हुआ, संलग्न सागर। चौथा क्या हुआ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और पांचवा क्या हुआ, उच्च। अब इनमें डिफरेंस क्या है, बिल्कुल वो तो ठीक है, पर अंतर अंतर भी तो कुछ होगा ना। ये तो दूरी बता दिया आपने। देखो, इस वाले एरिया में तो भारत का संपूर्ण प्रभुत्व है। ठीक है, पूरा प्रभुत्व है। यहाँ पे अगर तुम घुस गए बिना इजाजत के तो तुम्हें मारा जा सकता है, बिना चेतावनी दिए भी। ठीक है, ये वाला जो है इसमें भी भारत का एक अधिकार है, पर इसमें निर्दोष गमन की स्थिति है। मतलब अगर तुम इसमें गमन कर रहे हो बिना इजाजत के भी तो तुम्हें दोषी नहीं माना जाएगा। एक नहीं होता है कि मतलब एक दायरा होता है कि जैसे कि मेरे यहाँ पे शेर खड़ा है, ठीक है, शेर थोड़ा सा यहाँ पे आगे आएगा तो ठीक है, दायरा अभी भी है। पर एक शेर यहाँ पे आकर खड़ा हो गया, सपोज करो, तो एग्जाम्पल ज़्यादा भारी ले लिया क्या। तो मैं देख लो तुम लोगों को शेर से लड़वाने की बातें करता हूँ, तुम लोग कुत्ते बिल्लियों से डर जाते हो। तो शेर अगर यहाँ पे पास में आ गया तो वो क्या है, आंतरिक जल। मतलब अगर शेर यहाँ पे है तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। शेर थोड़ा दूर है तो मैं तैयार रह सकता हूँ कि ठीक है ये मुझ पर हमला करने वाला है। वो थोड़ा सा और दूर है तो मेरे पास चांस है कि मैं भागूं मुड़ करके। ठीक है, अगर वो यहाँ पे आ गया तो भागने का कोई मतलब नहीं है, वो झपट्टा मार के दबोच लेगा। तो ये वो टेरिटरी है जिसमें मुझे लड़ना होगा कि अगर इससे आगे आएगा तो इसमें बिना इजाजत के जो है एक्शन लेना होगा। इसमें अगर तुम घूम रहे हो भटक रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये किस में, भारत के एकाधिकार में। इसके बाद का जो आता है वो उसमें आता है कि अगर तुम वहां से निकल रहे हो तो उसमें माना जाता है सीमा शुल्क। जो कई देश जो होते हैं, जो कंटेनर जो चलते हैं, शिप जो चलते हैं, तो वो जब होकर के गुजरते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इस वाले क्षेत्र से होकर के जब गुजरते हैं तो यहाँ से वो क्या लेती है सरकार, सीमा शुल्क लेती है। ये कौन सा आता है, संलग्न सागर की बात चल रही है। इसके बाद आंतरिक, आंतरिक जल हो गया। सीमावर्ती सागर की बताई थी मैंने तुम लोगों को। सीमावर्ती सागर में क्या, निर्दोष गमन की स्थिति है। भारत का एकाधिकार है परंतु निर्दोष गमन की स्थिति। इसके बाद बात करिए अपन ने किसकी, संलग्न सागर की। संलग्न सागर में क्या करता है, वित्तीय शुल्क लिया जाता है, सीमा शुल्क लिया जाता है। इसके बाद जो अपना आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, वो किस काम के लिए, हाँ, किसी भी तरह का वैज्ञानिक अनुसंधान आपको करना हो या फिर किसी भी तरीके का जो इसे क्या बोलते हैं अपन, पेट्रोलियम, इनको संसाधन, कि संसाधन का जो इस क्षेत्र में संसाधन पाए जाते हैं आप उनका उपयोग कर सकते हो और वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हो। अगर आपको अणु बम, परमाणु बम अगर विस्फोट करके चेक करना है तो आप इतनी बाउंड्री तक चेक कर सकते हो। अब इनका क्या है
कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो 12 नॉटिकल माइल, इसके बाद 24 नॉटिकल माइल, और इसके बाद 200 नॉटिकल माइल। अब आप लोगों को पता है कि एक नॉटिकल माइल में कितना होता है? 1.853 किलोमीटर्स, ठीक है। तो एक नॉटिकल माइल में क्या होता है? 1.853 किलोमीटर्स होता है। नॉटिकल माइल जो यूज की जाती है, यूनिट किसके लिए की जाती है? पानी में जो है दूरी मापने के लिए की जाती है। तो क्या समझ में आया अभी तुम लोगों के? ये अपना क्या भारत, भारत के बाद पहली लाइन जो है इसको क्या बोलते हैं? आधार रेखा। आधार रेखा और भारत की कोस्टल बाउंड्री के बीच में जो जगह होता है उसको क्या बोलते हैं? आंतरिक जल। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो कौन सा आता है? सीमावर्ती सागर आता है। उसके बाद जब अपन आगे बढ़ते हैं संलग्न सागर आता है। उसके बाद जब अपन आगे बढ़ते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र आता है। और उसके बाद का जो सागर है वो उच्च सागर होता है, जिसमें किसी भी राष्ट्र का कोई अधिकार नहीं होता, वो फ्री एरिया है। अब सवाल ये होता है कि जब वो फ्री एरिया है तो यहाँ से घूम करके चला जाए, क्यों कोई सीमा शुल्क दे, क्यों कोई वित्तीय शुल्क दे? तो बच्चा लोगों को 200 नॉटिकल माइल पार करने में इतना डीजल जल जाएगा उनका, इतना फ्यूल बर्न हो जाएगा, उससे कम ही शुल्क लगता है। इसलिए तो एक तो अपन जो टोल में से होकर के निकलते हैं तो गाड़ी बचती है, समय भी बचता है और सारी चीज़ बचती है। और एक अपन उस टोलों को बचाने के चक्कर में यहाँ पे 70 रुपये देने टोल के, पर वहाँ से 150 रुपये का डीजल जला करके चले जाएंगे घूम करके। फिर पर अपने आप को वैसे समझेंगे कि अपन ने बहुत बड़ी महारत हासिल कर ली। गाड़ी का टायर तोड़ेंगे, गाड़ी खराब करेंगे और डीजल जलाएंगे अलग, परेशान होंगे अलग, पर वो 70 रुपये बचाने के चक्कर में वो 150 रुपये खर्च कर देंगे। तो इस वजह से जो है वो जो शिप होकर गुजरते हैं कहाँ से? अनन्य आर्थिक सीमावर्ती सागर में से, अनन्य सागर, उसमें अनन्य और सीमावर्ती संलग्न सागर में से होकर के गुजरते हैं, जहाँ पर क्या की जाती है? वसूली की जाती है, टैक्स वसूली की जाती है। किसकी? कि यहाँ से सिर्फ पास होने की, कि तुम हमारी सीमा से होकर गुजर रहे हो तो इसका हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो मुझे कौन बता देगा कि किसे क्या समझ में आया? चलो एक एक से मैं ही पूछ लेता हूँ, तुम्हारी शक्लें तो ऐसी जाती है, ये क्या पूछ लिया सर आपने। तो अच्छा आप मुझे बताओ, भारत की बाउंड्री है, उसके बाद बेस लाइन है, उसके बीच में जो जल भरा हुआ रहता है तो क्या कहते हैं? आंतरिक जल। इसकी विशेषता क्या है अपने? इसकी मतलब क्या, इसके अलावा और क्या लाइन बोली जा सकती है इसमें? कि ये वाला जो क्षेत्र है इसमें अपना क्या पूर्ण संपूर्ण अधिकार, संपूर्ण प्रभुत्व होता है, ठीक है। इसके बाद आप मुझे बताओ येलो, कि अपने ही जो आंतरिक जल बेस लाइन के बाद जो शुरू होता है वो कौन सा सागर शुरू होता है? ये बेस लाइन हो गई। बेस लाइन के बाद ये वाली जो जगह है कौन सा सागर है? मतलब क्या, इसको क्या नाम बोलते हैं? सीमावर्ती सागर बोलते हैं। इसके कितनी दूरी तक है सीमावर्ती सागर? क्या इसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग? और वो भी मेरी आंखों में आंखें डाल करके। ये कॉन्फिडेंस तुम्हारा जोरदार है यार, है थोड़ा। हाँ, थोड़ा झुक करके आदमी, थोड़ा सा छींक आ रही है, खांसी आ रही है, ऐसे कुछ तो ड्रामे करो यार। हाँ बताओ क्या दूरी है? 12 नॉटिकल माइल। कितनी? 12 नॉटिकल माइल। सीमावर्ती सागर की स्पेशलिटी क्या है, खासियत क्या है? इसमें भारत का एकाधिकार है, परंतु निर्दोष गमन की स्थिति पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद का सागर, हाँ आप बताओ। संलग्न सागर कितनी दूरी तक है? 24 नॉटिकल माइल। और ये जो नॉटिकल माइल माना जा रहा है अपना 12 और 24, ये कहाँ से माना जा रहा है? बेस लाइन से माना जा रहा है। तो बेस लाइन से पहले 12, फिर बेस लाइन से 24 और फिर बेस लाइन से 200। ऐसा मत कर देना यहाँ से 12 और फिर यहाँ से 24 और फिर यहाँ से 200, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो कितने नॉटिकल माइल? 24 नॉटिकल माइल। संलग्न सागर क्या विशेषता? सीमा शुल्क वसूली की जाती है, ठीक है। आप बताओ येलो टी शर्ट। इसके बाद जो शुरू हो रहा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, तो इसकी क्या खासियत है? संसाधनों का दोहन कर सकते हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं। परमाणु परीक्षण उसका क्या, सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो क्या टाइम हो गया?
अभी तो बहुत टाइम है, चलो लिख लो, इसको लिख लो, डायग्राम बना लो। लिख लिया? तू भाई थोड़ा सोच के हिसाब के झूठ बोला कर, क्योंकि मैं शक्ल पे लिखा रहता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ सर। तो जिस जिस दौर से तुम गुजर रहे हो ना, उससे गुजर लिए हैं कुछ लोग। हाँ, तो जितना मेरे मास्टर ने मुझे तंग किया है ना, मैं यहाँ पे तुम लोगों को तंग करने ही आया हूँ। तो बेफिक्र रहो फिर तुम, ज्यादा दूर नहीं बैठा। और मैं तो फिर भी बहुत, हमारी बहुत लंबी क्लास हुआ करती थी, जो पीछे तक आ जाता था वो, इल्ला बेटा दिखा। वैसे एक बात है, तुम लोग टीचर की तो इज्जत नहीं करते हो ना? करते हो? हैं, दिल से करते हो? नहीं, ये मैंने देखा है, टीचर्स की इज्जत नहीं करते, मैंने भी नहीं करी कभी। तो तुम कैसे कर सकते हो यार? पर जिस जिस टीचर्स की मैंने इज्जत नहीं करी, उसकी सब्जेक्ट में मैं कुछ हासिल नहीं कर पाया। और जो टीचर मेरा फेवरेट हुआ करता था, उसकी सब्जेक्ट में बहुत इंटेलिजेंट होता था। तो मैं मेरे लिए नहीं कह रहा, मेरी इज्जत करो मत करो, मुझे कोई इज्जत के इतना कोई मोह लालच है नहीं, ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय, इस वाले फेज में हूँ मैं। पर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ से सीखने के लिए, ईश्वर की भक्ति या श्रद्धा करने के लिए पहले ईश्वर को मानना जरूरी है। समझ रहे हो? तुम सोचो कि मैं सीधी भक्ति शुरू करूँ और सीधा प्रसाद मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो पहले अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि ईश्वर है और ये सच में बहुत पावरफुल है, तब जाके वो काम करेगा, तब तुम्हारी भक्ति काम की है। तो अगर कुछ सीखना है, तो कोई भी टीचर जो आते हैं, अगर तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे तो उसको भी एक, किसी की भी आलोचना करने का भी एक तरीका होता है। अब तुम सिस्टम का हिस्सा बनने वाले हो, तो वहाँ पे तुम्हारे वर्ड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए। एक गलत वर्ड और तुम्हें एक कैटेगरी में डाल दिया जाता है, ये ऐसा है। समझ रहे हो? तुम्हारा एक गलत लाइन बोली हुई फूअड़ तरीके से, तुम्हारी एक कैटेगरी बना दी जाती है उसमें, कि ये तो उसके जैसा है। तो अपनी कैटेगरी तुम अपने जुबान से खुद बनवाओगे। तो अपने शब्दों को थोड़ा तोल सतोल करके, अगर किसी की आलोचना भी कर रहे हो, कटु आलोचना भी चल रही है, तो वो कटु आलोचना भी इतनी प्रभावशाली होनी चाहिए कि उसमें लॉजिक हो, तर्क हो, कुतर्क नहीं होने चाहिए। और जहां तुम्हें लगे कि मैं किसी बहस में घुस रहा हूं, ये बात डिस्कशन से बहस में तब्दील हो गई है, तो उस बहस को रोकने का एक ही तरीका है, ज्ञान झाड़ने की बजाय चुप हो जाओ। क्योंकि सामने वाले, तुम जितना ज्यादा बहस करोगे ना, सामने वाले का ईगो उतना ही अनसेटिस्फाई होता जाएगा, वो डबल करेगा। तो वो तभी रुकेगी जब एक जना चुप होएगा, और वो एक जना समझदारी चुप हो सकता है। तो वहां पे अपने को, तुम ये बात पता है तो अपन समझदार हैं, तो चुप होना है, उस बहस में इंटरेस्ट नहीं लेना। क्योंकि क्या होता है कि अपने फिर ईगो हर्ट होता है, फिर बहस को खींचते हैं, और फिर लास्ट में जाकर के कुछ अंत में रिजल्ट मिलता नहीं, अरे तू जा रहे, अरे तू जा रहे। तो ये इसका रिजल्ट होता है। और अगर चुप हो जाओगे तो बात वहीं खत्म, नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो ये ध्यान रखो। अच्छा, एक एक चीज लिखवाऊँ मैं तुम लोगों को ना, बोल बोल करके। लिखो, इसको लिखो, आंतरिक जल। आंतरिक जल, इसके बाद लिखो बेस लाइन, आधार रेखा। इसके बाद सीमावर्ती, संलग्न, फिर इसके बाद अनन्य, आर्थिक, क्षेत्र, उच्च सागर, उच्च सागर, हाई सी। ठीक है? ये ऊपर यहां से बेस लाइन से शुरू हो जाएगा, 12 नॉटिकल माइल। इसके बाद पूरा है यहां से लेकर के 24, और फिर यहां से लेकर के यहां तक 200 नॉटिकल माइल। ब्रैकेट में यहां पे लिख लेना 1 NM। और NM का मतलब होता है,
लिख लिया? अब नीचे लिखो इस डायग्राम के आंतरिक जल करके डैश लगा के लिखो। भारत का संपूर्ण प्रभुत्व या संपूर्ण एकाधिकार, भारत का संपूर्ण प्रभुत्व या संपूर्ण एकाधिकार। इसके बाद लिखो अगला सीमावर्ती सागर। इसमें लिखो भारत का एकाधिकार परंतु, भारत का एकाधिकार परंतु निर्दोष गमन की स्थिति। भारत का एकाधिकार, बेटा लिख लो, भूल जा, लिख लिया क्या? चलो फिर ठीक है। इसमें हाँ, अगर इधर से भी गुजर रहे हो तो तुम इसमें भी टैक्स देना होगा, ठीक है? तो इस पर इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगला लिखो, फिर अगले के लिए कोई बात नहीं बचेगी लिखने के लिए, सेम सेम हो जाएगी। अगला लिखो संलग्न सागर। संलग्न सागर क्या खासियत है इसकी? सीमा शुल्क वसूली, सीमा शुल्क वसूली। वसूली भाई करके भी था एक मूवी में, गोलमाल में, नहीं नहीं गोलमाल में था। बेस्ट मूवी है लाइफ की यार वो, धमाल और एक गोलमाल और एक ऑल द बेस्ट। हेरा फेरी, हाँ वो भी अच्छी है। हाँ वो ढोंडू जस्ट चिल, जो कल तेरा था वो आज मेरा है, जो आज मेरा है वो कल किसी और का होगा। ऐसी मूवी नहीं बन रही अब नहीं बन रही। अब तो मूवी सत्यानाश हो रखा है। एक लास्ट मूवी कौन सी अच्छी आई थी? RRR आई थी। जो उसमें एक्शन भी था, उसमें फुल एकदम इमोशंस भी खतरनाक भरे हुए थे। और और KG इलॉजिकल मूवी है KGF। मतलब एक मूवी का क्या सेंस बना है, मूवी क्यों बनाई जाती है? इससे आप कुछ सीखें, शिक्षा लें। अब तू KGF से क्या सीखेगा भाई? ना तेरे पास तो गोल्ड माइन है दूर दूर तक, तो ना इतनी भारी बदमाशी है। अब उसमें तो कम से कम देशभक्ति सीखने को मिल रही है, दो दोस्तों के बीच की यारी कैसे होती है वो सीखने को मिल रहा है, प्यार किसे कहते हैं वो सीखने को मिल रहा है, जिम्मेदारी किसे कहते हैं वो सीखने को मिल रहा है, ड्यूटी किसे कहते हैं वो सीखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है। तो बचपन में तुम लोगों के स्कूल में वो एक्टिविटी होती थी क्या, प्रेयर के टाइम पर, कि कहानी सुनाओ, शिक्षाप्रद कहानी सुनाओ, है ना? तो उस कहानी को खत्म करने के बाद एक लाइन क्या बोलते थे अपन? इस कहानी से शिक्षा मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी। तो ऐसे ही मूवी का भी कोई मोरल होता है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? टिट फॉर याद है क्या? जैसे को तैसा, कौन सी कहानी थी वो? कहानी बतानी, मोरल याद है इसको। मुझे भी याद नहीं कहानी कौन सी थी, टिट फॉर टैट वाली। नहीं नहीं नहीं, थ्रस्टी क्रो की तो मोरल ऑफ द स्टोरी अलग थी, वो बुद्धि में ताकत होती है ऐसा कुछ करके था। हाँ, और एक और थी वो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कछुआ और वो खरगोश वाली। वो खरगोश बताओ बिल बना कर क्यों रहता है? ए यार क्या, तुझे कछुआ समंदर में रहता है या क्यों? जब जब से वो रेस आ रहा है ना, तब से वो दुनिया को मुंह नहीं दिखा सकता। इसलिए वो जमीन के अंदर रहता है। अब वो तो रात को निकलता है खाना वाना खाने के लिए, बनाने के लिए। चलो लिखो अनन्य आर्थिक क्षेत्र, लिख लिया? सीमा, अच्छा ठीक है। अगला लिखो अनन्य आर्थिक क्षेत्र। लिखो लिखो अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसमें क्या लिखोगे? संसाधनों का दोहन तथा, संसाधनों का दोहन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के अधिकार।
ठीक है, लिख लिया। अब इसमें नीचे नोट डाल के लिखो, यह सारे सागरीय कानून, यह सारे या उपरोक्त सागरीय कानून संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी 1982, उपरोक्त सभी सागरीय कानून संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक यूएनसी लॉस 1982 में निर्धारित किए गए थे। में निर्धारित किए गए थे। ठीक है, लिख लिया। अब हेडिंग डालो एक, थाल वेग सिद्धांत। थाल वेग सिद्धांत। थाल वेग क्या होता है? थाल वेग सिद्धांत नहीं पता? कोई भी दो देश होते हैं, उनके बीच में जल राशि होती है। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका और भारत, इसके बीच में जल राशि है। अब वो जल राशि है, उसका विभाजन अपन कैसे करें? तो वो जो जल विभाजन जो किया जाता है वो किस सिद्धांत के आधार पर किया जाता है? थाल वेग सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। थाल वेग सिद्धांत क्या कहता है? किन्हीं भी दो थल भाग के बीच में स्थित जल राशि में वह स्थान जो सर्वाधिक गहरा होता है क्या कहलाता है? थाल वेग कहलाता है। आया समझ में? किसी भी दो जल राशि जो स्थल राशियों के बीच में स्थित जल राशि का वह स्थान जो सर्वाधिक गहरा होता है वो क्या कहलाता है? थाल वेग कहलाता है। और वहीं से क्या है, उसको अलग अलग मान लिया जाता है। समझ में आया? कि एक तरीके से दिमाग में रहना चाहिए, थाल वेग क्या है कि दो लैंड पार्ट हैं, दो देश हैं, इनके बीच में जल राशि है। इस जल राशि में जो सबसे गहरा स्थान जो है वो थाल वेग स्थान कहलाता है। तो वहां से जो है उनकी जो पार्टीशन हो जाता है दोनों अलग अलग का, कि ये जल राशि इस देश की है और ये जल राशि इस देश की है। तो इस जो सबसे गहरा स्थान जो होता है वहां से उनकी अलग अलग वो मान ली जाती है। अब वो चाहे तुम्हारी बॉर्डर शुरू होते सबसे गहराई मिल गई, ठीक है। अब लिखो, इसमें लिखो, किन्हीं दो देशों के मध्य स्थित जल राशि का विभाजन, किन्हीं दो देशों के मध्य स्थित जल राशि का विभाजन थाल वेग सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। विभाजन थाल वेग सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। अगला इसी में एरो बना करके ऐसे, इसी में बात चल रही है थाल वेग सिद्धांत में। लिखो, जल राशि में थाल वेग वह स्थान या क्षेत्र होता है, जल राशि में थाल वेग वह स्थान या क्षेत्र होता है जिसकी गहराई सर्वाधिक होती है, जहां गहराई या जिसकी गहराई सर्वाधिक होती है। लिख लिया? अब इसमें लिख लो एक, ये बात खत्म हो चुकी है, पाक जल संधि लिख लो। पाक जल संधि किस किस को जोड़ती है? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। जल संधि जल को तो जोड़ेगी ना, वो थल संधि होती है। तो इसमें लिखो पाक जल संधि, इसके आगे बराबर करके लिखो बंगाल की खाड़ी प्लस अरब सागर, या फिर इसको और बोल सकते हैं पाक की खाड़ी, ठीक है।
बंगाल की खाड़ी प्लस अरब सागर रहने दो, पाक की खाड़ी लिखो। अरब सागर रहने दो, पाक की खाड़ी लिखो। बंगाली खाड़ी प्लस पाक की खाड़ी बराबर पाक जल संधि। ठीक है, हो गया। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु करके है, कुछ बातें वो लिख लेते हैं। भारत का उच्चतम स्थान कुशलगढ़। भारत का भारत का उच्चतम स्थान, ऊंचाई बताओ इसकी। हाँ पहुंच तो रहे हो तुम, पर एग्जैक्ट नहीं है। लिखो भारत का उच्चतम स्थान K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन। ऊंचाई लिख लो 8,611 मीटर्स। 8,611 मीटर्स। अच्छा, ये जो ऊंचाई मापी जाती है कहाँ से मापी जाती है? समुद्र तल से मापी जाती है। ठीक है, लिखो भारत का निम्नतम स्थान। क्या किसी ने बोला भी? हाँ, कुटनाड़। भारत का निम्नतम स्थान कुटनाड़ कहाँ पर है? केरल। कुटनाड़ केरल। इसमें नीचे एरो बना करके लिख लेना, कुटनाड़ के नीचे ही एक एरो बना करके लिख लेना। क्या इसकी विशेषता है कुटनाड़ की? कुछ पता है? चावल की खेती होती है। तो लिखो समुद्र तल से 2 मीटर नीचे चावल की खेती की जाती है। या फिर लिख लिया क्या? विश्व का एकमात्र स्थान जहां समुद्र तल से 2 मीटर नीचे चावल की खेती की जाती है। विश्व का एकमात्र स्थान जहां समुद्र तल से 2 मीटर नीचे चावल की खेती की जाती है। ठीक है, इसमें अब अगला पॉइंट लिखो भारत उपमहाद्वीप। भारत उपमहाद्वीप, इसमें डैश लगा के लिखो। महाद्वीप का वह भूभाग महाद्वीप का वह भूभाग जो भौगोलिक विशेषता के कारण अपनी जो भौगोलिक विशेषता के कारण अपनी पृथक पहचान रखता है, उपमहाद्वीप कहलाता है। भारत को यह संज्ञा भारत को यह संज्ञा इसलिए दी जाती है भारत को यह संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि इसके उत्तर में पर्वत श्रेणियां तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। कर्क रेखा के नीचे उष्णकटिबंधीय जलवायु तथा कर्क रेखा के ऊपर
उपोष्ण तथा कर्क रेखा के ऊपर उपोष्ण या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कर्क रेखा के नीचे उष्ण कटिबंधीय तथा कर्क रेखा के ऊपर उपोष्ण ऑब्लिक कोष्ण शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। भारत के, अगला पॉइंट बना के लिखो, भारत के समुद्र तल का निर्धारण भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत के समुद्र तल का निर्धारण भारतीय सर्वेक्षण विभाग एमएसएल के द्वारा करता है। एमएसएल कैपिटल में लिखना, एमएसएल ब्रैकेट में लिख लेना, मीन सी लेवल या माध्य समुद्र तल। मीन मोड मीडियन पढ़ा होगा ना, MEAN, मीन यानी माध्य, मीन सी लेवल या माध्य समुद्र तल। भारतीय सर्वेक्षण विभाग मीन सी लेवल एमएसएल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की ऊंचाई का निर्धारण करता है। अब वो डायग्राम बना लो एक छोटा सा, क्या होता है मीन सी लेवल। ठीक है, ये वाला जो है निम्न ज्वार, ये मीन सी लेवल और ये उच्च ज्वार। आज़ादी से पहले लिख लिया, इसको बना लो फिर लिखते हैं एक लाइन और। क्या कह रहे हो? कौन सा पेड़ है ये आम का। ये मैंने जाके लगाया है स्पेशली। अरे तुम यार, देखो रोहिड़ा, लिख लिया लिख लिया, आगे लिखो। आजादी से पहले एमएसएल या माध्य समुद्र तल, आजादी से पहले एमएसएल कराची से लिया जाता था। कराची पाकिस्तान। आजादी के बाद मुंबई से लिया जाता था। और अब कहाँ से लिया जा रहा है? वर्तमान में यह चेन्नई से लिया जाता है। ठीक है, बहुत है आज के लिए, हैं? और पढ़ लें थोड़ा सा।
कल क्या पढ़ेंगे? कल किसने देखा यार?